तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड। तो इससे पहले हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर लिया है ये बेबी। तो चलो प्लास्टिड पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है, और स्टोरेज और सिंथेसिस में काम आते हैं फूड की, ठीक है। और ये प्रोप्लास्टिड से अराइज होते हैं, ओके। तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो अभी देखते हैं क्या। तो ऑन बेसिस ऑफ कलर जो है ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन होते हैं, और जो क्रोमोप्लास्ट है वो किसी भी तरह के होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। सो नो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, हमको पता है। क्रोमोप्लास्ट ऑरेंज, येलो, योर होता है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। क्यों होते हैं, पहली बात देखो, क्योंकि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स भी कलर देते हैं इसको, वो ही मदद करते हैं बेसिकली इसको कलर देने में। क्लोरोफिल के साथ साथ क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होता है इसमें, कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होते हैं पर क्रोमोप्लास्ट में, इसीलिए कैरोटिनॉइड ही इसको कलर देते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफिल भी और कैरोटिनॉइड भी। इसमें सिर्फ क्लोरोफिल, इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिनॉइड जो है इसको कलर देते हैं क्रोमोप्लास्ट को, जबकि कैरोटिनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट को नहीं दे पाते क्योंकि क्लोरोफिल का हरा कलर होता है, तो दैट्स वाई। और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही थैलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी को ट्रांसड्यूस करते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। इसके बाद ये एनर्जी ट्रांसड्यूसर नहीं होते, तो ये किस काम के लिए आते हैं, ये कलर देते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स को। तो ये सीड डिस्पर्सल में काम आते हैं। सीड डिस्पर्सल कैसे, जैसे फ्रूट्स हैं, रंगीन फ्रूट होंगे तो आएंगे, एनिमल खाएंगे, तोड़ेंगे, सेब थूक, उसके बीज थूकेंगे, तो यस, तो फिर उसकी सीड डिस्पर्स हो जाएंगे। ऐसे ही फ्लावर्स कोई वो आएगा, जो भी फ्लो पोलिनेटर, वो आके कर जाएगा काम, क्योंकि इसको कलरलेस कलर फ्लावर पसंद आएंगे। और इनके अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट का स्टोरेज का फंक्शन होता है बेसिकली। Life inside the world. Try not to bash into the walls too much. But that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is that everything around you that you call life was made up by people that are no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. It's to shake off this erroneous notion that life is just there and you're just going to live in it versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. And once you learn that, you'll never be the same again. तो ल्यूकोप्लास्ट मैंने बताया था कि स्टोरेज के काम आते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ जो वो स्टोर करते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला अमाइलोप्लास्ट, दूसरा ओलियोप्लास्ट या इलेयोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा मैं इसको ल्यूकोप्लास्ट कहना ज़्यादा पसंद करूँगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ये ऑयल या कि लिपिड स्टोर करते हैं। तीसरा एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो मतलब प्रोटीन, ठीक है। एल्यूरो तो लोरे मेज के एंडोस्पर्म में मिलता है। एल्यूरो लोरो तो समझ रहे हो, प्रोटीन चाहिए, अरे बड़ा करना है तो प्रोटीन खाना पड़ेगा भाई। तो ल्यूरोप्लास्ट जो है मेज़ के एंडोस्पर्म में मिलता है, तो ये मेज़ में मिलता है ल्यूरोप्लास्ट। और जो है ऑयल की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट या ओलेयोप्लास्ट या इलेयोप्लास्ट ये ट्यूबरोज में मिलते हैं, ट्यूबरोज में। और जो स्टार्च हैं यानी कि अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो देखो अमाइलोस, ऐसे ये शुगर का नाम है ना, अमाइलोस, समझ रहे हो। तो ये हो गया स्टार्च, ये राइस वीट और पोटैटो में मिलता है, तो ये है बेबी। तो प्लास्टिड बेसिकली बनते कैसे हैं, तो जो प्रोप्लास्टिड होता है वो ल्यूकोप्लास्ट बना सकता है, क्लोरोप्लास्ट बना सकता है या क्रोमोप्लास्ट बना सकता है। और सिर्फ यही, और क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट जो है बाइनरी फिजन करके और ल्यूकोप्लास्ट बना सकते हैं, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट भी। और ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बनाना, जैसे बनाना है तो बनाना के अंदर सबसे पहले ये ग्रीन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं ज़्यादा। और जब ये मतलब राइपन हो जाता है अच्छे से, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है ज़्यादातर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका पीला कलर हो जाता है। और सेब में भी ये होता है, लाल हो जाती है, क्यों, क्योंकि पहले क्लोरोप्लास्ट होते हैं फिर क्रोमोप्लास्ट हो जाते हैं। सेम फॉर येलो, लेमन जो कि येलो हो जाता है ग्रीन से। और अगर टोमेटो की बात करें तो सबसे वंडरफुल टोमेटो ही है। ये बेचारा लाल सा, ये सबसे पहले इसकी एक ओवरी होती है छोटी, है ना, उससे ग्रो करता है। तो ओवरी होती है कलरलेस, फिर उस कलरलेस से वो ग्रीन में टर्न होती है, हमने देखा। फिर उस ग्रीन से वो रेड में टर्न हो जाती है, वो ग्रीन चीज़ मतलब बाहर की टमाटो की, फिर वो रेड हो जाती है क्रोमोपास। तो यहाँ पे हर तरह का कन्वर्जन देखने को मिल रहा है बेसिक। तो अभी क्लोरोप्लास्ट के कुछ वैरायटी, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ही पढ़ लेते हैं। तो साइज इसका जो है एनसीईआरटी में गिवन है वैसे, ये बात की ब्रेथ इसकी 2 से 4 नैनोमीटर, और जो लेंथ है 5 से 10 नैनोमीटर की।
माइक्रोमीटर की होती है, आई एम रियली सॉरी, 2 से 4 माइक्रोमीटर और 5 से 10 माइक्रोमीटर इसकी ब्रेथ लेंथ होती है, आई एम रियली सॉरी। और इसके बाद जो है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे क्लेमाइडोमोनास में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ये एल्गा होती है। और मीजोफिल सेल जो अपनी लीव के अंदर, पत्तों के अंदर होते हैं, उनके अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल देखने को मिलते हैं। एक सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, भाई वाह। And in Odogonium, there is formation of network, and for network you use word reticulate. Yes, so reticulate condition is present. तो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट जैसे कॉलर लाइक शेप है यूलोथ्रिक्स में, रिबन लाइक स्पाइरोगैरा, ये आसान है याद करना भी। रिबन लाइक जो ऐसा स्पाइरलिकोइल्ड क्लोरोप्लास्ट जो स्पाइरोगैरा में मिलता है। कप शेप्ड जो है क्लाइमाइडोमोनास, सी से कप, सी से क्लाइमाइडोमोनास। ये कि स्टेलेट, ये जिग्नेमा, ये याद करने की जरूरत नहीं। रेटिकुलेट ओडियोगोनियम, ये भी इतना पर हाँ कर लेते हैं। रिबन लाइक स्पाइरोगैरा पता है, कप शेप क्लाइमाइडोमोनास और कॉलर लाइक यूलोथ्रिक्स में, ये तीन तो इम्पोर्टेंट है ही। और स्टेलेट यानी कि स्टार जैसा, तो ये जिग्नेमा में। और रेटिकुलेट जो है ये ओडोगोनियम में। तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम रियल स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली कुछ इस तरह का वही माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही काम मिलता है। तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर इनके बीच में शायद चेम्बर भी हो, एक्सटर्नल चेम्बर या आउटर चेम्बर, उसको भूल जाओ, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। इसके अंदर फिर राइबोसोम होंगे, खुद का डीएनए होगा। और अब जो है मेन स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है ये मिलते हैं ऐसे, ये एक कोइन जैसी चीज़, इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। और जो है इसका भी कुछ फोटोसिंथेसिस में ही काम होता है। और जो है इसके अंदर एक इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इसका मैट्रिक्स है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है। और जो है एक स्टार्च ग्रैनम भी और स्टार्च ग्लोब्यूल भी मिलता है। स्टार्च ग्लोब्यूल ये क्या करता है, जो स्टार्च बना फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, उसको स्टोर करता है बेसिकली, क्योंकि कहीं तो करना ही पड़ेगा, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो अलग बात है। और स्टैक ऑफ थैलाकॉइड को बोलते हैं ग्रेना फॉर सिंगुलर, और ग्रेनम इन सब को प्लूरल मिला के। और फिर ये जो ग्रेना है आपस में जुड़े हुए हैं ए थ्रू लेमिलास, स्ट्रोमल लेमिलास। दीज मेम्ब्रेन्स दीज आर कॉल्ड स्ट्रोमल लेमिलास। इन लेमिलास में ही जो लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन क्या मतलब, जो लाइट की एनर्जी से लेके ड्रिवन जो वो होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल, जो कि लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हरे कलर के होते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं लीव्स में, इसलिए वो हरी दिखती है। तो ये बात है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस किया। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स ज़्यादा मिलते हैं, परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, फॉस्फोलिपिड। अभी बेसिकली ये थैलाकॉइड का एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये होता कैसे। ये एक थैलाकॉइड है, ओके। तो और इससे एक स्ट्रोमा लैमेला जुड़ी हुई है जो और ग्राना को आपस में कनेक्ट कर रही है, सभी ग्राना को। तो इसमें दो रीजन में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ग्रानम को। जैसे अप्रेस्ड रीजन, अप्रेस एक पूरे थैलाकॉइड प्लस स्ट्रोमल लैमेला को हम दो रीजन्स में बेसिकली वो कर सकते हैं क्लासीफाई। तो एक अप्रेस रीजन जो खुले हैं, मतलब फ्री हैं बोथ साइड से। जैसे ये है एक फ्री, मतलब बोथ साइड से कहने का मतलब कहीं एक से भी हो, मतलब जो खुली आसमान में हवा सांस ले सकते हैं, तो ये है अप्रेस रीजन एक। तो ये और एक स्ट्रोमा लैमेला भी अप्रेस रीजन है। तो और जो अप्रेस रीजन है बेसिकली, जो अप्रेस्ड रीजन है वो ये हैं, ये पीले पीले जो किसी के ना किसी के नीचे हैं, जो सांस नहीं ले पा रहे बेचारे, जो दबे हुए हैं। ठीक है, तो अप्रेस्ड रीजन में जो है PS2 पाया जाता है। 2 नंबर के काम कर रहे हैं ये, तो भाई PS2 ही मिलेगा। ये 1 नंबर के काम कर रहे हैं भाई, अपना सांस ले रहे हैं खुल के, अलग है इन सब से, तो इनके अंदर PS1 मिलेगा। और इनके अंदर जो है अप्रेस्ड रीजन के अंदर नहीं मिलते ये चीज़, पर इनके अंदर भी देखा गया है कि F0 F1 पार्टिकल मिलते हैं, जो कि नॉन अप्रेस्ड रीजन में होते हैं, उन वहाँ मिलते हैं ये। और ये CF0 क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया वाला ही वो रैकेट शेप पिगमेंट है। ठीक है, और ये है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वही साइटोक्रोम एंजाइम वाला। तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है, अप्रेस्ट में भी नॉन अप्रेस्ट में भी, तो कॉमन चीज। So this is all about this lecture. In next lecture, I will be तो अभी हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम में सबसे पहली बात ये एक नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड और सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली होती है पूरे सेल की। और ये मेड अप ऑफ rRNA, राइबोसोमल RNA, जो कि 40 to 60% होता है। 40% बेसिकली अपने इसमें होता है, हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर 60% शायद, जहाँ तक मेरे को लगता है वो उसमें होता है प्रोकैरियोट्स में, उसको देख लेंगे हम, आगे आएगा वो। एंड प्रोटीन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ rRNA दीज ऑर्गेनेली आर कॉल्ड राइबोसोम्स, ओके। ठीक है, देर आर ऑल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियर पार्टिकल, RNP पार्टिकल, पता है, राइबो बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ओके।
तो इसके बाद जो राइबोसोम है हमें पता कि वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोकैरियोट के अंदर एक तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलते हैं और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर ठीक है, उनके अंदर जो है राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं, आर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं, और जैसे प्लास्टिड और माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, तो इनको ऑर्गेनेलर राइबोसोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये राइबोसोम जो है किसी ऑर्गेनेली के अंदर है, तो ऑर्गेनली इनसाइड एन ऑर्गेनली इज राइबोसोम। तो बेसिकली आप देख सकते हैं राइबोसोम दो तरह के होते हैं, हमको पता है बेसिकली जनरली दो तरह के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे 70S जो कि प्रोकैरियोट में जनरली मिलते हैं और 80S जो यूकैरियोट्स में मिलते हैं। और इसको नापने का जो ये एस है, ये एस जो है इसको नापने के लिए होता है। क्या नापने के लिए? इनडायरेक्ट मेजर होता है ये, इसकी इनडायरेक्ट मेजर होता है इसकी साइज़ और जो है डेंसिटी को। जो 70S का साइज़ और डेंसिटी 80S के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो एस है क्या? बेसिकली एस है स्वेडबर्ग यूनिट ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये बेसिकली क्या इनडायरेक्टली मेजर कर, ये डायरेक्टली क्या मेजर करता है? ये करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है वो अभी आगे देखते हैं। और जो है ये बेसिकली साइज और डेंसिटी को इनडायरेक्टली मेजर करता है। तो बेसिकली आप देखते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो जब एक सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम राइबोसोम के सैंपल को, तो जो उसमें जो है हैवियर जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो जिस रेट से वो सेटल हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। बेसिकली सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसका ज़्यादा होगा? जो हैवियर होगा, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा, वो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। तो स्वेडबर्ग यूनिट में इसको वो किया जाता है, हैवियर पार्टिकल हैव हैवियर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो 80S ज़्यादा हैवी होते हैं 70S। तो अब देख लेते हैं कि राइबोसोम बनते कैसे हैं। तो राइबोसोम हमको पता है राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। तो ये राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल बेसिकली बनते कैसे हैं? तो जो पहले 70S देख रहे हैं हम, 70S में जो बड़ी सब यूनिट होती है वो है 50S, और जो छोटी सब यूनिट होती है वो है 30S, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये जो सबसे पहले इसमें 23S RRNA सिंगल स्टैंडर्ड राइबोसोमल न्यूक्लियर डीएनए, 23S सिंगल स्टैंडर्ड जिसमें 23 बेस प्लस 5S RRNA प्लस 34 प्रोटीन मिलके एक बड़ी सब यूनिट बोलते हैं जिसको बोलते हैं 50S। और ऐसे स्मॉलर 16 21 प्रोटीन और स्मॉलर सब यूनिट याद रखना। And this one is 5.8S ribosomal RNA. Along with that, there's also presence of 5S ribosomal RNA, which is also present in 70S ribosome, and now there will be presence of 40 protein molecules, and they join together to form larger subunit, which is 16S. Now coming to the smaller one, it has 18S ribosomal RNA, now not 16S, and there will be presence of 33 proteins which join to form smaller subunit, which is 40S, and now 60S plus 40S. That will not constitute 100S type of ribosomes. That you have to keep this in mind. They are not edited. Now they will assemble and result in the formation of 80S ribosomes. Try to understand. Now in these ribosomes, RNA content is 40%, protein content is 60% in 80S. But if we talk about 70S ribosome, हम RNA राइट content is थे। 60% and protein content is 40%. So now we are going to talk about part C, how joining of these subunits will occur. Joining of subunits in eukaryote, concentration of magnesium ions, which is required, that is this much. But if we talk about prokaryotes, for joining the concentration which is required, that is this much. तो बेसिकली जो होता क्या है राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए, पहले जो ये 50S और 30S होते हैं जैसे ये मिलते हैं, तो ये मिलते कैसे हैं? इनके मिलने के लिए मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना बहुत ज़रूरी है। कि यूकैरियोट्स में वो 0.01 मोलर होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स में 0.0005 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ये डाइमर बना देंगे, उससे कम हुआ तो बनेंगे ही नहीं। डाइमर मतलब ऐसे दो राइबोसोम एक साथ मिल। Messenger RNA, it carries information for the synthesis of protein. Now, to the messenger RNA, there is attachment of ribosome. They are protein factories. They will read sequence which is present on the messenger RNA and will synthesize proteins. Yes. So, to a single messenger RNA, there is attachment of several ribosomes of alpha-some. So, now let's take up some important points. One special category of proteins called as chaperones. Now, this is an RNA. Over the mRNA, there is attachment of ribosome, which results in the formation of protein. Now, let's say this protein is formed by these protein factories, where these bucket structures, they represent amino acids. So, you know this way, that protein is formed of subunits which are amino acids. So, the sequence of amino acids in this protein, what we call this as, this is the primary structure of protein. And in this primary structure of protein, no folding, no methylation is there. Right? This primary structure of protein, it is non-functional. So, this primary structure, it will undergo folding. Yes. After folding, it will form secondary structure of protein, it will form tertiary structure of protein. Now, who is going to assist in this folding? This folding can be done with the help of chaperones. So, which function of chaperones? They help in folding. Which convert non-functional form of protein into the functional form. Not only that, some chaperones they are known as heat shock proteins. So why they are known as heat shock proteins? The chaperones they were used in response to high temperature. Now what is the function of chaperones at high temperature? You must know one thing, that high temperature protein can undergo change. Yes, this is not a good change. It will lead to misfolding of protein, which will prevent the activities performed by the protein. Because this folding can be prevented by chaperones. Yes, not only that, some of chaperones they can repair the damage responsible in misfolding. So this is all about chaperones and their functions. So now let's discuss one question here. बेसिकली अब हम देख रहे हैं चैपरोन्स का असली में फंक्शन क्या है। जैसे मैम ने बताया, तो सबसे पहले जैसे एक राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, मैग्नीशियम आयन से जुड़ा है इसके साथ, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सबसे पहले तो सिंपल अमीनो एसिड की चेन बनाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे फोल्ड होंगे जैसे वीडियो में देखते हैं हम, ठीक है। तो वो 2 डिग्री फोल्डिंग होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, जिसमें सिर्फ कोरे अमीनो एसिड है, फिर इसकी फोल्डिंग होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर ये फोल्डिंग होती है। तो ये फोल्डिंग को भी असिस्ट करते हैं ये
चैपरोन्स फोल्डिंग को भी असिस्ट करते हैं, इतने अच्छे होते हैं। और दूसरी बात, अगर टेम्परेचर की वजह से फोल्डिंग गलत हो जाए तो उसको पहली बात तो होने नहीं देते, ये रेजिस्ट करते हैं उस फोल्डिंग को होने से टेम्परेचर की उसमें, अगर हो भी जाए तो उसको रिपेयर भी करते हैं। वाह। तो जब भी हम किसी सेल को देखते हैं तो हमको ऊपर से तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती हैं, पर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको ऐसे सेल के अंदर ये माइक्रोफिलामेंट देखने को मिलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस की शेप है, ये माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। तो ये एक बड़ा फिलामेंट्स का नेटवर्क होता है। पहली बात प्रोटीनियस होता है, ये याद रखने की बात है। ये प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, कैरोटीन लाइक प्रोटीन, इन तीन का अभी 3 टाइप के होते हैं बताएंगे। और ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन बार बार आ रहा है, प्रोटीन इम्पोर्टेंट एंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन साइटो। तो बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल सा 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन के, उनके बारे में। तो इसमें पहला आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा आता है माइक्रोफिलामेंट्स, तीसरा आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का बेसिकली नाम क्यों है, क्योंकि ये इसका इन साइज के बेसिस पे नाम है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, मतलब ट्यूब्यूल क्या होती हैं, होलो सिलेंडर्स टाइप होती है, ठीक है। फिलामेंट कैसे होते हैं, फिलामेंट देखा वो हमने, फ्यूज़ का फिलामेंट सॉलिड होता है, फाइब्रस होता है, बिल्कुल सही बात है। इंटरमीडिएट फिलामेंट दोबारा वही सॉलिड केबल के जैसा होगा, वही फ्यूज़ जैसा। तो ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं इनके साइज़ पे। तो जो सबसे पहले मायोसिन फिलामेंट, ये हमें पता है, ये मायोसिन कह रहा हूँ कुछ नहीं, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होता है उसके बने होते हैं, हमको पता है ये होलो ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। एक्टिन है इसमें, क्योंकि एक्टिन तो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, तो सिंपल बात है। कैराटिन प्रोटीन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं। अब आते हैं मेन इनके साइज़ पे। तो होलो ट्यूब्यूल का 250, इसका 100, इसका 50, मतलब इनके बीच में है ना इसका, इसलिए इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। सबसे ज़रूरी माइक्रोट्यूब्यूल ही है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल के ही सीलिया फ्लैजिला बने हुए होते हैं। ये 9+2 अरेंजमेंट होता है ना, वो यही होता है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट। और ये अपने कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, एक्टिन वाले। ओके, तो होलोट्यूब्यूल को माइक्रोट्यूब्यूल को याद करने वाला का क्या वो है फॉर्मूला, तो वो है सिक, दिस इज सिक। तो ऐसे ये जो है सेल की शेप और स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और दूसरी बात जो है, ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्यूल्स में भी मदद करता है। जो ईआर से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के निकलती हैं वेसिकल्स, जो फिर मॉडिफाई होती हैं गोल्जी में, वो यही तो करता है, इसी की वजह से तो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट अपने आप नहीं, वो यही करता है, अपनी माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू एक तरह से जाती हैं, ऐसे कह सकते हैं। और जो ये है सी से साइटोकाइनेसिस, प्लांट में साइटोकाइनेसिस माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू होती है, एनिमल में इसके थ्रू माइक्रोफिलामेंट के थ्रू। और जो है ये सेंट्रियोल फॉर्मेशन में, सेंट्रियोल का भी यही फॉर्मेशन में मदद करता है, हमको पता है सेंट्रियोल होता है ऐसा 9+2 अरेंजमेंट उसमें, ठीक है। और सेल मूवमेंट एंड सीलिया फ्लैजिला, इन सब का पार्ट यही होता है, इसका अरेंजमेंट होता है उसमें, सेल मूवमेंट में भी रोल है इसका। फिर ये सिर्फ सेल मूवमेंट में नहीं, ये क्रोमोसोम मूवमेंट में भी काम करता है। कैसे, क्योंकि स्पिंडल बनाता है, ये भी एक मूवमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट में, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, इनकी मेन बात ये है क्योंकि एक्टिन फिलामेंट के बने हुए होते हैं। ओके, तो इसको याद करने का हुआ है कैप, क्योंकि ये मतलब मूव कर सकते हैं, तो बेसिकली यही कैप्टन होते हैं सी के, तो इसलिए इसका कोड वर्ड है कैप। सी से साइटोप्लाज्मिक को, तो साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, समझ रहे हो, स्ट्रीमिंग पता है हमको। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में यही कराते हैं। और जो है अमीबोइड मूवमेंट जो होती है, वो सूडोपोडिया से अमीबा चलता है, फॉल्स लेग्स बोलते हैं जिनको ये दो। तो ये अमीबोइड मूवमेंट में भी यही एक्टिन के फिलामेंट, जिनको माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, सॉरी, वो ही काम करते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये सपोर्ट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे चारों तरफ लग जाते हैं, एक तरह से उसको फटने नहीं देते, सपोर्ट करते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस फॉर्मिंग ए बास्केट, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और जो होल्ड करता है ये क्रोमेटिन अपना न्यूक्लियर मटेरियल, डीएनए, आरएनए, हिस्टोनिक प्रोटीन, ये वो, इन सबको होल्ड करने का काम ये करता है। और न्यूक्लियस के बाहर एक बास्केट भी बनाता है, अभी आगे देखते हैं। तो ये फंक्शन होता है इसका, ये कुछ इस तरह से न्यूक्लियस के बाहर बास्केट बना लेता है, इसको, इसके साइज को मेंटेन, इसी शेप को मेंटेन करके रखता है। और अंदर इसके ऐसे ये फाइब्रस लेमिला बना लेता है, इसको लेमिला मतलब धारीदार, समझ रहे, फाइब्रस लेमिला। ऐसे ये क्या करती है, ये फाइब्रस लेमिला जो कि किसकी बनी हुई होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट की बनी हुई होती है, ये क्रोमेटिन मटेरियल को मतलब एक जगह होल्ड करके रखने का काम करती है। और जब न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन के टाइम पे डीजनरेट हो जाता है, तो जो है ये भी साथ में डीजनरेट हो जाते, तो इसलिए होल्ड नहीं हो पाएंगे, अब क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो यही होती है इसकी बेसिक सी। तो एक बात और कि सिर्फ इंटरमीडिएट फिलामेंट ही ऐसी चीज़ है जो न्यूक्लियस में पाई जाती है,
जो ऐसे माइक्रोफिल और साइटोस्केलेटन का ऐसा पार्ट जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा आंसर। It is going to increase the process of absorption. So this is all about इसके बाद एक बात और है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट होता है, इसका एक फंक्शन रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीलिया ये होते हैं, ये ऊपर इसके ब्रश बॉर्डर ऐसे सीलिया वगैरह, तो ये जो है ये माइक्रोविलाए, सॉरी सीलिया कह रहा हूँ, सीलिया अलग चीज़ है। माइक्रोविलाए जो होती है एनिमल सेल के ऊपर, उनको जो है उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में यही मदद करता है। ये ऐसे सामान को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ही काम आते हैं इसके माइक्रोविलाई में। तो अभी हम देख रहे हैं माइक्रो सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। बेसिकली सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम क्या होता है, बेसिकली सेंट्रियोल प्लस में सेंट्रोस्फीयर, उसको बोलते हैं वो अपना ये सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल तो पता ही है, दो डंडे से, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा है। तो अभी देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल खुद कैसे बनती है। तो ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के डाइमर होते हैं, हमको पता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं माइक्रोफिलामेंट। तो ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के डाइमर है। तो ये डाइमर दिख रहे हैं, तो ये अभी आते हैं, ये आपस में जुड़ेंगे, देखो। तो ये बन गए ओलिगोमर्स, ये डाइमर है, अब ये ओलिगोमर्स बन गए। तो अभी ये एक प्रोटोफिलामेंट को जन्म देंगे ऐसे। अब ये ओलिगोमर मिल जाएंगे, पहले डाइमर मिले, ओलिगोमर बना, ओलिगोमर से अब ये ये प्रोटोफिलामेंट बन जाएंगे। प्रोटोफिलामेंट के बाद जो है अब ये देखते हैं, start showing courage. अब ये शीट Now in this sheet, one of the ओलिगोफिलामेंट filament से, we have 13 that we have to keep this in mind. It's very important. So the और जो है ये शीट अब फोल्ड होना शुरू करेगी, और इस शीट के अंदर ये जो एक प्रोटोफिलामेंट है, ये एक प्रोटोफिलामेंट का ही सारे मिले शीट बनाई फिलामेंट्स की, प्रोटोफिलामेंट्स की। अब ये शीट धीरे धीरे क्लोज हो रही है। तो जब ये शीट पूरी क्लोज हो जाएगी, सर्कल बन जाएगा, तो इसमें कितने वो होंगे, कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे, तो इसका आंसर है 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे। एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल में 30 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये फिर आफ्टर क्लोजिंग जिसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट है, वो ये बन जाएगा। तो हम बेसिकली देख रहे हैं सेंट्रियोल कैसे मिलता है एनिमल सेल में। सेंट्रियोल पहली बात सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। और दूसरी बात जो है, सेंट्रियोल को माइक्रोसेंट्रम भी बोलते हैं, और ये पेयर में यूजुअली आकार होता है, इसको डिप्लोजोम बोलते हैं। और ये 90 डिग्री पे आकार होते हैं, इसलिए इसको डिप्लोजोम बोलते हैं। और दूसरी बात जो है कि सेंट्रियोल तो ये हो गए दो माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए, ठीक है, ओके। और ये जो है ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये हरी हरी, ये एक अलग ही तरह का साइटोप्लाज्म इसके पास जो पाया जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोस्फेयर या फिर काइनोप्लाज्म भी बोलते हैं इसको, साइटोसेंट्रम भी बोलते हैं। काइनोप्लाज्म या सेंट्रोस्फेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मिलके इस पूरे को बोलते हैं हम जो है सेंट्रोजोम, इस पूरे को प्लस इसके साइटोप्लाज्म को सेंट्रोजोम प्लस में सेंट्रियोल, जोमोल, सेंट्रोजोम प्लस सेंट्रियोल इक्वल टू सेंट्रोस्फेयर। ये स्फेयर जैसा है, स्फेयर के अंदर कुछ कुछ है, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सेंट्रोजोम बनाता है कुल, और इसके अंदर एक स्फेयर होता है, मतलब जो काले रंग का है पूरे को, जो उसके अंदर सेंट्रियोल होते हैं, इस पूरे चीज़ को हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एनिमल सेल में कितनी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, तो आंसर जाएगा दो एक तो सेंट्रियोल ये सेंट्रोजोम पूरा, और दूसरा जो है राइबोसोम्स। जो रोजोम वाले हैं ना, जोम वाले, मतलब उनके जो है आसपास कोई भी वो नहीं है, क्या बोला, मेम्ब्रेन। तो सेंट्रोजोम और राइबोसोम दोनों में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो एनिमल सेल में हुए दो, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, तो इसलिए सिर्फ एक राइबोसोम ही होते हैं वहाँ पे। तो हम बेसिकली देखते हैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल होता कैसा है, मतलब किस चीज़ का बना, हमको पता है, ये तो पहली बात तो ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। तो कैसे अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो कि जिनको बोलते हैं ए बी और सी आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, जिसमें एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने फिलामेंट होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, हमको अच्छे से याद है ये चीज़। और जो है अब ये 13 प्रोटोफिलामेंट की तीन, जरूरी नहीं है कि तीनों में 13 हो, भी आगे होगा कि सिर्फ ए ही कंप्लीट, ए ही में 13 होते हैं, बी और सी में इनकम्प्लीट होती है, बी और सी में पूरे 13 नहीं होते। तो बेसिकली ये एक ट्रिपलेट फाइबर बना, ट्रिपलेट फाइबर मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ के एक बना ट्रिपलेट फाइबर, और 9 ट्रिपलेट फाइबर मिलके जो है पेरीफेरी पे वो बनाते हैं सेंट्रियोल। और सेंटर में होता है, कोई भी वो नहीं होती माइक्रोट्यूब्यूल, प्रोकैरियोट्स में हमको पता है सेंटर पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती, पर एक प्रोटीनिशियस सेंटर में हब होता है, जिसको बोलते हैं ये है वो हब, पूरा नहीं, ये सितारा नहीं पूरा, ये काला सा, इस ये प्रोटीन का बना हुआ होता है किसी, इसको बोलते हैं प्रोटीनिशियस सेंटर हब। और इस हब से जो है रेडियल स्पोक्स निकलते हैं, जो कि 9 ही होंगे। अब 9 प्रोटोफिलामेंट हैं और 9 ट्रिपलेट फाइबर हैं, तो जो है बिल्कुल सही बात है, तो 9 ही रेडियल स्पोक्स होंगे। अब जो हैं
जो है, और ये लिंकर भी पाया जा रहा है। देखो ये जो सी और ए को जोड़ रहा है आपस में, सी और ए को, इसको बोलते हैं सी ए लिंकर, सी ए लिंकर। ओके। और सी ए लिंकर के बाद जो है ये एक और प्रोटीनीसियस चीज मिले जो सी ए लिंकर से इसको जोड़ रहा है अपने रेडियल स्पोक्स को बेसिकली। तो ये भी कितनी ज़्यादा इसमें मतलब स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स और कितना मज़ेदार है, ये भी मिल रहा है। और इसके अराउंड ना 9 ये मिलते हैं, 9 ऐसे बॉडी मिलते हैं, उनको मिस्यूल्स बोलते हैं, मिस्यूल्स। तो उनका फंक्शन अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि ये जो रेडियल स्पोक बन गई, ये जो सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल कार्ट व्हील की तरह होता है। जो 9+0 वाले सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बिल्कुल कार्ट व्हील की तरह होता है। तो बेसिकली जो मिस्यूल होते हैं वो नो मिस्यूल का हम जो है फंक्शन देख रहे हैं आप। तो मिस्यूल को जो है नो होते हैं ये, और इनको पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट्स भी बोला जाता है। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल की जनरेशन में मदद बोलते हैं, इसलिए इसको एमटीजी या माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर भी बोला जाता है, या फिर एमटीओसी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर इंपॉर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल जनरेशन। तो इसमें जो है 3 आगे, एक तो मैस्यूल सबसे, ये हमको छोड़ो सब कुछ, मैस्यूल्स का फंक्शन पता चल गया, बस भूल जाओ वही कि एमटीजी होता है माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। अब सेल के अंदर हम देख रहे हैं कितने तरह के हैं, 3 ही मिलते हैं हमको माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। वो कौन कौन से, पहला तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी 1 सेकंड पहले, मैस्यूल्स जो कि 9 मिलते हैं। जो सेंट्रोजोम होता है उसके उसके अंदर सेंट्रियोल के पास ही मिलते हैं, सेंट्रियोल के ट्रांससेक्शन के पास ही हमको मिल जाते हैं कार्टव्हील के आसपास 9 मेस्यूल्स, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल बनाने में मदद करते हैं। अब यही बात, एक और चीज़ होती है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी असल में क्या होती है, बेसल बॉडी जो है एक यही होती है माइक्रो, 1 सेकंड, ये सेंट्रियोल ही होती है बेसिकली, मॉडिफाइड सेंट्रियोल को ही बेसल बॉडी बोलते हैं। अब सेंट्रियोल के आसपास तो मेस्यूल मिलते हैं, तो बेसल बॉडी भी तो होगी एक तरह से एमटीजी। ये इसको कह नहीं सकते कि ये एक, मतलब कि ये एक प्रॉपर जो है वो है अपना ये सेंट्रियोल, पर प्रॉपर सेंट्रियोल नहीं है, पर हाँ मॉडिफाइड सेंट्रियोल है, इसके तरफ भी मेस्यूल्स है। तो ये भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल बना सकती है, और माइक्रोट्यूब्यूल फिर सीलिया और फ्लैजिला बनाएंगी। तो ये बेसल बॉडी इंपॉर्टेंट है कि बेसल बॉडी बेसिकली मॉडिफाइड सेंट्रियोल है, इसको सेंट्रियोल नहीं बोल सकते। और इसके आसपास अब ये भी माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर है। अब सेंट्रोमियर के साइड में से 2 बॉडी डिस्क सी लगी मिलती हैं, इन डिस्क को ही बोलते हैं हम काइनेटोकोर। और ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में मदद करती है, जो कि अगेन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में ऐसा कुछ मदद करती है। तो बेसिकली अब हम एक क्वेश्चन, मतलब क्या इसके एक डिड्यूस कर रहे हैं एक चीज़, कि हमारे पास 9 जो हैं, 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल के मतलब उसके मतलब 9 प्रोटोफिलामेंट्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल के 9 वो हैं, 9 क्या बोला, 3 माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ये हैं, क्या बोला इसको, क्या ट्रिपलेट फाइबर बोलेंगे, हाँ। तो 9 × 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल होगी टोटल। अगर सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो 27 होगी। ओके, 27 माइक्रोट्यूब्यूल मिल रही हैं एक सेंट्रियोल में। अब उस सेंट्रियोल में से ए वाली जो है कंप्लीट होती है, मतलब जिसमें 13 के 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। तो कंप्लीट टोटल कितनी होगी, तो 9 में से एक है, तो बिल्कुल सही बात है, एक एक ए तो 9 ही होगी। इनकम्प्लीट जो बची है 27 में से जो है 9 गए तो बचे 18, तो ये इनकम्प्लीट जिनमें कोई ना कोई प्रोटोफिलामेंट मिसिंग है, क्योंकि ये बीच में आ गई तो फिर उस प्रोटोफिलामेंट की जरूरत ही क्या है। तो bas यही है। Done by the centriole. Now, how spindle formation is done by the centrosome that I will be discussing in the chapter cell cycle and cell division. The new cellular formation occurs through mesozoos which represent at the periphery of centriole. So this is all about the structure and functions of centriole. Now let's see how formation here. We want to get into this topic. A elaborate network of filamentous proteaceous structures present inside. अब एक बहुत बड़ा करेक्शन मैं करना चाहूँगा जी, कि पहले मैंने बोला था कि सेंट्रियोल प्रोकैरियोट्स में होता है 9+2 अरेंजमेंट, गलत है। प्रोकैरियोट में पहली बार सेंट्रियोल नहीं होता, क्योंकि सेंट्रियोल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, उनमें एक अजीब सी चीज़ मिलती है, वो मतलब उसको इसलिए तो उसको कहते हैं मॉडिफाइड सेंट्रियोल, ठीक है। उसमें भी 9+0 अरेंजमेंट होता है। एनिमल्स के अंदर भी 9+0, जो अपना सेंट्रियोल है उसके अंदर हमेशा 9+0 अरेंजमेंट ही होगा। कभी 9+2 अरेंजमेंट जो होता है वो सीलिया और फ्लैजिला का होता है। ये करेक्शन बहुत बड़ा, ये लीथल हो सकता है पेपरों में। सीलिया और फ्लैजिला में जो है 9+2 अरेंजमेंट होता है, पर सेंट्रियोल में हमेशा 9+0 होगा। सेंट्रियोल, ओल मतलब 0, और फ्लैजिला तो डबल एल आता है ना फ्लैजिला में, तो 9+2। बेसिकली अभी अभी एक बार मैं बता देता हूँ कि ये जो शाफ्ट, ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ओ सॉरी, सेंट्रियोल नहीं, पूरे फ्लैजिला सीलिया का। नीचे बेसल बॉडी होती है जो कि एक मॉडिफाइड सेंट्रियोल है, उसमें 9+0 का अरेंजमेंट मिलेगा। उसके नीचे रूटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं 2 रिंग, एस रिंग, एम रिंग जो भी है।
तो वो डिस्टल रिंग्स होती हैं जो दो, उसके ऊपर एक शाफ्ट मिलेगा, शाफ्ट के अंदर हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। पहले तो शाफ्ट दो तरह का, शाफ्ट के अंदर मतलब शाफ्ट बना किस चीज़ का है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर एक जो जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं ये एक्सोनीम, जिसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। ये जो नीले नीले देख रहे हैं ये वो मेज्यूल्स हैं जो हमने देखे थे सेंट्रियोल फॉर्मेशन में, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो अभी 9+0 से 9+2 अरेंजमेंट किस जगह पे आया, तो वो बिल्कुल इसे जैसे ही शाफ्ट शुरू हुआ वहाँ आया, तो इसको बोलते हैं बेसल प्लेट या ट्रांजिशन प्लेट, क्योंकि यहाँ पे 9+0 से 9+2 का ट्रांजिशन आया है। It is that part where transition from 9+0 to 9+2 has occurred. Now, how this transition might have occurred? One subfiber of each peripheral fiber disappear. I told you that in centriole at the peripheral body is also known as kinetoson or the pharynx. I told you it is a modified centriole which shows 9+0 arrangement. The peripheral legs, they arise from base of basal body and they will provide support to the basal body and flagella. The basal vein, it is that part where transition from 9+0 to 9+2 has occurred. Now, how this transition might have occurred? One subfiber of each peripheral fiber disappear. I told you that in centriole at the periphery there are अब बेसिकली जो 9+0 से 9+2 जो ट्रांजिशन आ रहा है वो आ कैसे रहा है, तो जो सेंट्रियोल है उसमें ट्रिपलेट फाइबर होते हैं बेसिकली, ये हमको पता है ट्रिपलेट फाइबर ऐसे 9 होते हैं, 27 बीच में 0 होता है। अब असल में यहाँ क्या होता है ना कि हर एक ट्रिपलेट फाइबर में से एक एक जो है गायब हो जाता है कहीं, ठीक है, ए बी बचते हैं, सी गायब हो जाता है जहाँ तक मेरे को लगता है, और जो है ये दो बचते हैं, और बीच में जो है गायब होने की वजह से दो आ जाते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसे दो का बदल, पता है ये डबलेट फाइबर रहता है इसमें 9+2 अरेंजमेंट, ऐसे डबलेट फाइबर की वजह से होता है, ऐसे 9 डबलेट फाइबर होते हैं बेसिकली। तो यह बेसल प्लेट से शुरू होता है। have 9+2 arrangement. So now let's try to understand this 9+2 arrangement. Hey, little bit of motivate. So in what ATP is activity. The body breakdown, how glucose of ATP releases energy, and this energy is used for plaquetal movement. And this ATP's activity is present in a protein which is called as a guanine protein. Now coming to our central part. Here, central part. तो अभी हम बेसिकली एक एक्सोनीम या फिर एक शाफ्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसी भी सीलिया और फ्लैजिला के। तो शाफ्ट बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है, कुछ इस तरीके से कि डबलेट है, यहाँ पे हमको पता डिसअपियर हो गया, एक सी डिसअपियर होगा, यहाँ पे ए छोटे वाला ए है जो कि कंप्लीट है, छोटा है पर मोटा है, ए कंप्लीट है, बी बड़ा है पर इनकम्प्लीट है, फिर भी ए के साथ में ही सब कुछ हो रहा है बेसिकली, ए बी लिंकर पाया जाता है एक, तो एक ये बात है, और ए के साथ में ना कुछ जो है ऐसे ये नीले नीले ये चीज़ जुड़ी हुई है, इनको बोलते हैं आर्म्स, ये क्या करते हैं, या फिर इनको डाइनिन भी बोलते हैं, ये एटीपीएस जैसा काम करते हैं, मतलब ये एटीपी की ब्रेकडाउन में काम करते हैं, एटीपी समझ रहे हो, क्योंकि इनको प्रोटीन चाहिए एक तरह से मूव करने के लिए, एटीपी चाहिए, तो ये एटीपीएस की तरह काम करते हैं। और जो है ये इसके साथ में ये जो है ये दो अंदर डबलेट फाइबर है ए बी, उसके साथ में एक सेंट्रल शीथ भी मिलती है, सेंट्रल शीथ मिलती है, जैसे उसमें था अपना वो था वो सेंट्रल स्पोक था, सेंट्रल हब था, उसके साथ में एक अजीब सा नहीं था वो, तो वहाँ उसका काम ये शीत कर रही है। अभी उसके रेडियल स्पोक्स आए थे, इसके अलग हैं, कैसे, ऐसे एक हेड होता है इस रेडियल स्पोक का, ऐसे होता है, और ये ए से जाके मिल जाता है, तो ये रेडियल स्पोक ए पे मिलता है जाके, और इसका एक हेड होता है जो कि इससे अपने सेंट्रल शीथ से जाके मिल जाता है। तो बस यही है। And go in the center to talk about total, there are 20. So out of the 20, how many are complete? How many are complete? Yes, B microtubule is incomplete. A microtubule is complete, so 9 are complete towards the periphery. 2 centers, so 9+2 comes out to be 11 are complete. So how many they are incomplete? Yes, 9 present at the periphery. How many they are? अब बेसिकली जो है हम देख रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल 20 हैं, हमको पता है 18+2, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है कंप्लीट कितनी है और इनकम्प्लीट कितनी है। अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग काम है कि जहाँ पे जो ए है, ए वो कंप्लीट है, तो 9 तो ऐसे ही कंप्लीट होगी 9, और प्लस में जो बीच की 2 होती है ना वो ए भी नहीं होती, गलती से निकल गया था, सेंट्रल शीथ के अराउंड सिर्फ ए है, ए ही होती हैं, 2 जो होते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट तो हो ही नहीं सकती है, देखो बीच में गैप है, अगर बीच में होते तो हाँ इसकी कम हो जाती, इसके ऊपर ही आगे लग जाती, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये ए ही है, तो मतलब 11 कंप्लीट है, 9 प्लस में 2, और जो है इसलिए इसको 9+2 इसलिए नहीं कहते, मतलब हाँ समझ जाओ, डबलेट फाइबर प्लस 2 अंदर सेंट्रल शीथ के, तो ये 9+2 हो गया जो कि कंप्लीट है, और 9 बच गया बी जो इनकम्प्लीट है। They are longer in size. Components that are present in CEA plasma, they are same. So these are two major differences. Next, they beat synchronously, they beat simultaneously, that is known as synchronous movement. But if they beat one after the other, that is known as metachronous movement. If we talk about flagella, they beat independently of each other. So movement of one flagella is not related to movement of another flagella. Independent condition is present. The one main feature, one main function of the CEA and flagella is that they are involved in locomotion. Along with locomotion, CEA is also involved in aeration, feeding, and circulation. So at the end now, I will discuss a lot of cardiac. In bacteria around flagella, plasma membrane is absent. I told you previously also that in bacteria, here plasma membrane is present. Yes, sheath is present. Now coming to next difference, it is single stranded monofibrillary structure. And here arrangement is 9+2. I talked about this 9+2 arrangement. Now here 9+2 arrangement is absent. Yes, such type of arrangement is not seen. We call such type of structure monofibrillary structure. Right. Next one. It is made up of flagellant protein. It is made up of tubulin protein. Along with that, it brings a ganglion axon, which I have discussed just right now. Another one. For the movement of plasma, surely there will be requirement of energy. Here energy is provided by ATP, which is known as energy currency of the cell. Yes. So फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ये हमको पता है, यहाँ पे ट्यूबुलिन बेसिकली मेन बना हुआ होता है ये। here ATP provides energy for movement of plasma. But in this case,
हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट ये भी पता है। Energy comes from proton gradient. I've talked about proton gradient while discussing bacteria, flagella in starting of this chapter. Hello, one. Here, basal body is attached to the plasma membrane. It also has 9 plus 0 microtubular rings because no microtubules are present in the prokaryote. So basal body is present, which consists of rings, which are discussed L, P, S, M, but no 9 plus 0 arrangement is present. Here, basal body it has 9 plus 0 arrangement of microtubule. So here I'd like to add one point. क्योंकि 9+0 होगा तो बेसिकली हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, पर मेम्ब्रेन बाउंड तो एब्सेंट होते हैं उसमें। In gram-negative bacteria, I have told you that in cell wall, 2 rings they are present. One is L ring, and one is P ring. Not only that, 2 rings they are also present in plasma membrane. That is S ring and N ring. Yes. So these rings they are interconnected or structures with an involved interconnection. These are known as rods. Rods and rings are found first calculated bacteria flagella, which called as basal body. And just now I told you that this basal body is without microtubules and will not be showing any 9 plus 0 arrangement. Then we go to the next component, that is hook, which is again proteinaceous. Third component, which represents the longest part of the flagella, is the longest part, which is called as the shaft. Now, the shaft is made up of flagellin protein. Yes, it is made of plasma protein. If I cut transverse section of the shaft, then you will see such type of structure. From the center, it is hollow. It is a hollow cylinder, and it has several flagellin protein subunits, which makes the wall of this hollow cylinder. So, wall is made of flagellin protein, not protein protein, and center part is hollow. So, there is formation of only one hollow structure. So, that's why we call this arrangement that is known as monofibrillate arrangement. So, this is all about structure of C and flagella. Let's take one patient here. We don't want to get into this topic. Total number of peripheral microtubules in flagella. So, if you talk about periphery, there are 9 doublet fibers. So, 9 into 2, it means 18 would be present in periphery. In the centriole, you know there are triplet fibers. So, 9 into 3, that is 27. So, what is the right answer here?